गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीएससी। मेरा नाम निधि है। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑन एनआईओएस एनवायरनमेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें करेंगे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर आई बिगिन 12 बजे की जो क्लास है हमारी शंकर की, उसमें भी हम एनवायरनमेंट कर रहे हैं एंड दिस इज द सेकेंड क्लास जिसमें हम बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। So before I begin, these are my profile. This is my Unacademy profile. आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो Unacademy ऐप पर। ये लिंक है प्रोफाइल का। These are my Telegram channels जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो for all the PDFs and class related information. So let's understand the concept of sustainable agriculture. Sustainable agriculture क्या है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज का जो टाइम है, इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक समय तो उस इमीडिएट जिस समय वो एग्रीकल्चर हार्वेस्ट किया जाएगा, क्रॉप हार्वेस्ट किया जाएगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है? इट इज क्रिएटिंग पोल्यूशन, राइट? वाटर पोल्यूशन में हम ये पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ ये सॉइल न्यूट्रिएंट को खत्म कर देता है। तो ये इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव या इफेक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एड्रेस मेनी एनवायरमेंटली सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये जो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको एड्रेस करता है, और उसके साथ साथ ये एक इनोवेटिव और इकोनॉमिकली वाइबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, लेबर्स को, कंज्यूमर्स को, राइट? कैसे? इसके में जो यूसेज है, इसमें जो इकोनॉमिकल बेनिफिट की बात करूं तो पेस्टिसाइड्स का खर्चा कम हो जाता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू इंटैक्ट रहती है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस है ना, जिससे क्या होगा? जो किसान है उनको भी फायदा होगा, जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। उनको क्या होगा? उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स बीइंग यूज्ड। कंज्यूमर, अस, people like us who consume the agriculture products, हम भी केमिकल फ्री क्रॉप्स यूज करेंगे, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, राइट? इन दी एंटायर फूड सिस्टम, सभी के लिए। क्यों है नीड फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है? In the previous lecture also we've discussed the concept of sustainable development. उससे पहले हमने ecological degradation, environment degradation भी पढ़ा है। हमने देखा है with increase in population, rise in population, जो हमारे resources हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उन पे extreme pressure है। तो अगर हम ये देखेंगे कि जो pressure है वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? It is not just the pressure that is increasing. हम केवल pressure ही increase कर रहे हैं, प्रेशर तो इंक्रीज हो ही रहा है हमारे संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वेस्ट भी तो बढ़ता जा रहा है, ये भी तो इंक्रीज हो रहा है, राइट? द हाई रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाई वेस्ट आउटपुट ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। बढ़ ही रहा है ना। हमने पोल्यूशन पढ़ा है बहुत तरह का, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है ये चीज। Large areas of forest and agricultural lands are distributed and disturbed and degraded. क्या हुआ है? Most of the forests deforestation हो रहा है, agriculture lands हैं वो क्या हो रही हैं? They are disturbed, उनको destroy किया जा रहा है, degrade किया जा रहा है। किस लिए? To provide urban dwellers the houses, the food, water, energy, transportation, minerals और बाकी संसाधनों के लिए। होता क्या है? जब एक शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को तो खत्म करके वहां पे शहरीकरण किया जाता है। जैसे दिल्ली के आसपास के एरिया में हम देखते हैं कि वहां पे जो गांव थे, उनके खेत थे, उनको हाईवेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नोएडा
अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा कहाँ बसा हुआ है? नोएडा उन गांव की जमीनों पर ही तो बसा हुआ है, राइट? ग्रेटर नोएडा उन गांव की जमीनों पर बसा हुआ है जो खेती के लिए आती थी, खेती के लिए इस्तेमाल की जाती थी। द फॉरेस्ट एंड द एग्रीकल्चर लैंड्स, राइट? एज सिटीज एक्सपैंड दे डिस्ट्रॉय रूरल क्रॉपलैंड, फर्टाइल सॉइल। अब जब सिटीज बढ़ेंगी, सिटीज का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? तो क्रॉप लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिस्ट्रॉय होगी, जो फर्टाइल सॉइल है वो इट वुड बिकम कंक्रीट जंगल, राइट? फर्टाइल सॉइल है, सड़कें बन जाएंगी, वहां पर घर बन जाएंगे, फॉरेस्ट, वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये सबको डिस्ट्रॉय करता है। एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड लिटिल ऑफ द फूड दे यूज, और इसके बदले में क्या है? जो कंजम्पशन हो रहा है उसके कंपैरेटिवली जो दिया जा रहा है, जो सप्लाई है वो बहुत सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, राइट? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनवायरमेंट, अगर मैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करूं, पर्यावरण के व्यू पॉइंट से बात करें, तो सिटीज आर लाइक जायंट वैक्यूम्स। वैक्यूम क्लीनर्स जो क्या कर रही हैं? जो सारा सक इन कर रही हैं ऑल द रिसोर्सेज, जो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको सक कर रही हैं एंड गिविंग आउट पोल्यूशन। और दे क्या रही है बदले में? पोल्यूशन, वेस्ट, हीट, राइट? तो सिटीज आर वर्किंग एज जाइंट वैक्यूम क्लीनर्स, जो सारे रिसोर्सेज को तो सक इन कर रही हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, एंड दे आर गिविंग आउट, रिजल्ट क्या दे रही हैं वो? पोल्यूशन, इंक्रीज इन द पोल्यूशन, increase in the waste and heat, temperature increase, right? There is a great need to improve the situation so that human beings enjoy a good quality environment. और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय ये है कि हम सिचुएशन को इम्प्रूव करें, इसको एनहांस करने की कोशिश करें, सो दैट वी द पीपल कैन हैव अ गुड क्वालिटी एनवायरमेंट टू सर्वाइव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. Sustainable agriculture is that form of agriculture which attempts to produce sufficient food to meet the needs of the present day population without exhausting soil fertility and irreversibly damaging the environment. जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था कि आज की नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट चीजें मिले, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर. ऐसे ही अगर मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये वो एग्रीकल्चर, ये वो कृषि प्रैक्टिस है जो कि आज की जो हमारी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है फूड की, उसको तो पूरा करे ही करे, लेकिन आगे वाली जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको एग्जॉस्ट ना कर दे, उसको खत्म ना कर दे, और एट द सेम टाइम ऐसा डैमेज ना कर दे एनवायरमेंट को कि वो वापस से रिवर्स हो ही ना पाए. ठीक है, जैसे हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का देखा था ना, कैसे वी आर मूविंग टूवर्ड जो नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं हमारे, वो भी नॉन रिन्यूएबल में हो रहे हैं. मतलब कैरिंग कैपेसिटी, रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे. रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? जितने सोर्सेज हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, साथ साथ अर्थ में वो दोबारा से जनरेट भी हो रहे हैं. तो अगर हम अपना यूसेज बढ़ा दें, यूसेज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन उनका जो रिवाइवल है वो स्लो हो जाएगा, या वो कम है, धीरे है रिलेटिवली, तो क्या होगा? एग्जॉस्ट ज्यादा हो रहे हैं, रिवाइव कम हो रहा है, तो वो इट इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, राइट? Similarly, sustainable farming systems are those systems that are least toxic and least energy intensive. इसी तरह से एग्रीकल्चर ही हो गया. फार्मिंग सिस्टम क्या हुए? वो हुए जिसमें कम, ज्यादा से ज्यादा, मतलब मिनिमम टॉक्सिसिटी, मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और लीस्ट एनर्जी इंटेंसिव, एनर्जी का कम इस्तेमाल करें, येट मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. लेकिन इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जो किसान है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट ना आए. दैट इज लो इनपुट एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जहां पे इनपुट तो कम हो, मतलब पैसा, एनर्जी कम लग रही हो, लेकिन आउटपुट इज गुड, द यील्ड इज गुड.
या फिर वी कैन स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स इन सब का इस्तेमाल नहीं किया, वो पैसों से आएंगे ना, पैसे से आएगा, राइट। उसका खर्चा बचा के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करा, मेन्योर कंपोस्ट बनाया, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाया, उसका इस्तेमाल किया फॉर द रिटेंशन ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करना इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन दैट, अगर मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो कौन सा एग्रीकल्चर है, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1, सपोर्ट्स प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सपोर्ट प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंटल क्वालिटी, एनवायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करे। यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल एफिशिएंटली किया जाए। प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो हैं, उनको अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी। अब देखो, अगर इनपुट में पैसा कम जाएगा, पैसा मनी रिड्यूस होगा, तो जब वो बेचा जाएगा, जब वो प्रोडक्ट आएगा, जब उसका आउटपुट होगा, तो उसकी जब सेल होगी तो वो भी तो कम रेट पे होगी। यस यस और नो भाई, किसान अपना पैसा वहीं से तो निकालेगा, वही पैसा तो निकालेगा जो उसने लगाया है, थोड़े से मार्जिन के साथ। अगर उसको पैसा ही कम लगाना पड़े तो वो जब प्रोडक्ट बेचेगा तो उसका बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं करेगा ना, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा, और ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड इन्फेक्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करना। एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज, इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, और जो रूरल कम्युनिटीज हैं, जो गांव के लोग हैं हमारे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करे। इसके साथ साथ विल लास्ट फॉर जनरेशंस टू कम, और वो आने वाली जनरेशंस तक भी चलता रहे, राइट, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए, वो होगा आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द मेथड्स, अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर समझ तो लिया, मेथड्स क्या होंगे, कैसे अपनाएंगे। सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द प्लानिंग लेवल। जब हम प्लान कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाने की, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो भाई जहाँ पे हम खेती करने जा रहे हैं, जो लोकल जोग्राफी है, जिसे टॉपोग्राफी कहते हैं, वो कैसी है, सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का नेचर कैसा है, लोकल क्लाइमेट उस एरिया की कैसी है, वहाँ पे पेस्ट कितने ज़्यादा हैं, लोकल इनपुट एंड फार्मर गोल्स क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर वी गेट इनटू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट। तो प्लानिंग के लेवल पे शुरू करने से पहले हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। व्हाट कैन बी द मेथड्स, कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ऐसी कल्टीवेशन प्रैक्टिस यूज की जाए जिससे कि बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़े, राइट। सिलेक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ टू सूट द नीड, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स या जो ड्रॉप मटेरियल है उसको इम्प्रूव्ड क्वालिटी का लें, तो जो हमारी नीड को सूट करे। सॉइल मैनेजमेंट बाय मेथड ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ टिलेज, ढंग से उसकी खुदाई की जाए, जुताई की जाए सॉइल की, सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली मैनेज्ड। नाउ फ्यू मेथड्स आर मिक्स्ड क्रॉपिंग और डाइवर्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये भी किया जा सकता है टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, है ना, एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी के साथ। जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग और डाइवर्स क्रॉपिंग क्या होता है, देखिए एक ही खेत में दे कैन बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये काफी पुराना तरीका है हमारे देश में, कोई नई टेक्निक नहीं है, जिसमें क्या किया जाता है, एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है एक ही फील्ड पे, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर हियर। बाय चांस वन क्रॉप फेल्स, अगर बाय चांस एक क्रॉप फेल हो जाए तो कम से कम जो दूसरा है क्रॉप वो कवर कर दे रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। अगर सपोज करो सारी की सारी क्रॉप फेल होगी, एक ही क्रॉप लगाई और वो फेल हो गई और बिकॉज ऑफ पेस्ट, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, तो क्या होगा, किसान को नुकसान होगा। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या फायदा है कि अगर दो क्रॉप्स लगाई हैं, दो से ज्यादा क्रॉप्स लगाई हैं, तो अगर एक क्रॉप फेल भी हो गई तो कंप्लीट फेलियर नहीं होगा, टोटल रिस्क नहीं होगा, है ना, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। इसके अलावा यूजुअली अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इज ग्रोन विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन वन,
और इसमें किया क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली एक लॉन्ग ड्यूरेशन की जो क्रॉप है उसके साथ एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप ग्रो की जाती है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन, हार्वेस्ट का टाइम अलग अलग होगा, सो दैट both get sufficient nutrition at the time of maturity, so that दोनों को न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना मिल पाए at the time of maturity। ठीक है, छोटे टाइम में जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगी एक क्रॉप, तो दूसरी क्रॉप जब तक मेच्योर होगी तब तक उसके पास न्यूट्रिशन सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं होगा न्यूट्रिशन सारा डिवाइड हो रहा है, तो पहले एक क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, उसका न्यूट्रिशन जो कंजम्पशन था उसने कर लिया यूज, अब जब दूसरी क्रॉप मेच्योर होगी उसका हार्वेस्टिंग टाइम आएगा तो उसको भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल पाएगा सॉइल से। ऑल्सो वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों की न्यूट्रिएंट और वाटर रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो। ठीक है, ये भी ध्यान में रखा जाता है इसमें। नेक्स्ट इज योर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक ही फील्ड पे अलग अलग क्रॉप्स लगाना, पहले एक क्रॉप लगाई उसको हार्वेस्ट किया, अब उस पर दूसरी क्रॉप लगाई। ठीक है, पहले एक क्रॉप लगा दी, उसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर ली, अब सेकेंड टाइम पे वही क्रॉप नहीं उगाई, अब कोई दूसरी क्रॉप लगा ली, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है, उससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स मैनेज होते हैं। जैसे हमने अपनी इनिशियल लेक्चर्स में शंकर के पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जाते हैं, मतलब दालें जो होती है ना उनको लगाया जाता है एक क्रॉप के बाद, उससे वो क्या करती है, उनके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल ऑल्सो एंड इट इज अ प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, तो वो क्रॉप्स में आएगा तो वो ह्यूमन चेन में भी जाएगा, तो वो सब करने के लिए क्रॉप रोटेशन इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। It is the practice of growing different crops in regular succession in the same field. ठीक है, this practice control insects and disease, increase the soil fertility and decrease the soil erosion। अब बार बार एक क्रॉप में, एक फील्ड में एक क्रॉप उगाई, उसको हार्वेस्ट किया, फिर दूसरी क्रॉप उगा दी, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूस उस सॉइल में क्रॉप्स लग रही हैं, लेकिन ये मैनेज करना जरूरी है कि क्रॉप जो है न्यूट्रिशन अलग अलग होना चाहिए, और दूसरी कोई क्रॉप जब हम लगा रहे हैं दैट कैन रीबिल्ड, दैट कैन फिल इन द न्यूट्रिशन गैप अगेन, वो हेल्प करे, तो इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और साथ साथ सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि खाली बैरन तो हम नहीं छोड़ रहे हैं ना लैंड को। इट इज पॉसिबल टू ग्रो 2 और समटाइम्स 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑफ द सेम लैंड। ठीक है, within a year is known as multiple cropping. This practice can go on for some time, but the land cannot maintain high yield in a long run. अब ये कहना कि ये हमेशा हाई यील्ड देगी, मतलब बैक टू बैक एवरी ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आप क्रॉप रोटेशन करते जाओगे और हम ये सोचेंगे कि जो सॉइल है वो बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, फर्टिलाइजर्स के, बिना किसी फर्टिलाइजर के, मतलब केमिकल न्यूट्रिशन के, वो आपको हाई यील्ड देती रहेगी, दैट इज रॉन्ग। बट दिस शुड बी अ प्रैक्टिस दैट शुड बी डन फॉर सेवरल ईयर्स एंड देन स्टॉप्ड एंड देन रिपीटेड, so that soil अपनी fertility खुद से maintain कर पाए because of the different kind of crops that we are sowing, right? Crop rotation takes into account the following factors. अब crop rotation में क्या क्या factors लगते हैं देखते हैं। Leguminous crops should be grown after non-leguminous crops. I told you leguminous as the दालें जो होती हैं, दालों को बोना चाहिए after non-leguminous। जैसे हमने suppose कीजिए शुगर केन बो दिया या फिर आपका वीट की खेती की है, ठीक है, गेहूं बोया है, उसके बाद कोशिश करो कि वहां पे दालें बोई जाए, सो दैट वीट ने जो सॉइल न्यूट्रिशन खत्म किया है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स वापस से सॉइल में रिस्टोर कर पाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट दे हैव, वी विल बी डिस्कसिंग देम इन दी फर्दर स्लाइड्स। क्रॉप रिक्वायर्स लेस वाटर, इरिगेशन शुड बी ग्रोन आफ्टर वन दैट रिक्वायर्स मोर। ओके, ये भी दूसरा फैक्टर क्या है कि जो क्रॉप जिसको कम इरिगेशन चाहिए, मतलब ज्यादा वाली, मोर वाटर वाली, जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसको पहले बोना चाहिए, उसके बाद जिसको कम चाहिए, ठीक है, लेस वाटर चाहिए जिसको, उसको बाद में बोना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है हमें इरिगेशन के लिए। पानी हमेशा होता है ना सफिशिएंट हो पाए, ना जो सॉइल है वो रिटेन कर पाए। क्रॉप्स रिक्वायरिंग लेस मेन्योर शुड बी सोन आफ्टर दैट रिक्वायर्स मोर मेन्योर। साथ साथ देखो सिंपल सी चीज है, फर्टिलिटी की बात करूं तो पहले वो क्रॉप्स बोनी चाहिए जो न्यूट्रिशन को पूरा सॉइल फर्टिलिटी को सक इन करती हैं, यूज कर लेंगी, सो दैट बाद में वो क्रॉप्स जिनको फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, उनको बोया जा रहा है। सिमिलरली पहले वो क्रॉप्स बोई जानी चाहिए जिनमें पानी का इंटेक ज्यादा है, जो पानी ज्यादा कंज्यूम करती हैं, जिनमें इरिगेशन ज्यादा लगता है, उसके बाद लेस इरिगेशन वाली क्रॉप्स बोनी चाहिए। इसी तरह से जिन क्रॉप्स में ज्यादा मेन्योर लगेगा, ज्यादा खाद लगेगी, उसको पहले बोना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स द क्रॉप दैट रिक्वायर्स लेस मेन्योर शुड बी सोन।
ठीक है, these are the 3 points that have to be taken in account. Important crop pattern क्या हो सकता है, जैसे ग्रीन ग्राम, व्हीट, मूंग. ग्रीन ग्राम है, फिर गेहूं बोया, फिर मूंग बोई, दोनों ही क्या लेग्यूमिनस है, तो रोटेशन में चलते रहेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी. ग्राउंडनट, व्हीट, मूंग ये भी हो सकता है. अरहर, शुगर केन, व्हीट, मूंग, दालें हैं, बीच में 2 क्रॉप्स बो दी जो लेग्यूमिनस नहीं है बट वो न्यूट्रिएंट को रिच करती रहेंगी क्योंकि दोनों तरफ दालें हैं. ऐसा भी हो सकता है. पैडी, व्हीट, मूंग. पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, व्हीट रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लेस वाटर. ठीक है, एंड देन मूंग. मूंग जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल न्यूट्रिएंट खत्म हुआ है उसको फिर से रिस्टोर करने का काम करेगी. तो दिस कैन बी द इंपॉर्टेंट क्रॉप पैटर्न फॉर क्रॉप रोटेशन. Now, before I move forward, let's talk about the platform quickly. Unacademy platform is India's largest learning platform, in which if you get take plus subscription, you get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. In Iconic and Plus, you get personal guidance, you get study planner, customized study plan with bi-weekly reviews. उसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आपकी होती हैं, टेस्ट एनालिसिस, और प्लस के बेनिफिट्स लाइक लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो आपको इसमें मिलता ही है. These are India's top educators who are teaching for UPSC CSE on the platform right now, guys. 4-in-1 offer. After the huge success of that offer, which was for a short time, Unacademy decided to give that offer again to all the students who are willing to take a 1-year plus subscription. अगर आप 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको मिलते हैं प्रिंटेड नोट्स वर्थ ₹10,000 from the best of the team. These have been curated by the best of experts of UPSC CSE category. मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर यानी कि एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है इसमें. 1 साल का लेंगे तो 2022 31 जुलाई तक चलेगा. 2 साल का लेंगे तो 2023 31 जुलाई तक चलेगा. फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अनअकैडमी हैज गॉट अ लोन फैसिलिटी फॉर यू ऑल विच इज 0%, 0 हिडन चार्जेस. कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है गाइस. Do not let any kind of obstacle to come between your preparation. Flexible tenures and minimum paperwork. और सिर्फ 2 घंटे में अप्रूवल, राइट. इसके साथ साथ आपको मिलता है एडिशनल 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माय कोड विच इज NDLive10. अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो. Very, very important. This is available only till 12th of May, guys. Very important. अगर ऑप्शनल की तैयारी भी साथ में करनी है तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम 25% डिस्काउंट अनअकैडमी लेकर आया है. ऑप्शनल प्लस GS का कोर्स जो पहले इतने का था, इट विल कॉस्ट यू दिस नाउ, राइट. आइकॉनिक और ऑप्शनल, दिस वाज द प्राइस, नाउ इट विल कॉस्ट यू दिस. ऑल राइट. प्लस 10% रेफरल कोड में आपको मिलेगा. ये रेफरल कोड इज NDLive10. इसके साथ साथ इंडियाज बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC, जिसमें केवल 100 सीट्स हैं बच्चों, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं हैं. इसमें वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग आपको मिलेगी. अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, यू कैन अप्लाई, राइट. कोच अलॉटमेंट इज डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. बैचेस शुरू हो जाएंगे 26 मई से इसके, ठीक है. 12 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचेस शुरू होंगे 26 मई से, जहाँ पे जो बेस्ट कोचेज हैं जिन्होंने UPSC इंटरव्यूज कई बार दिया हुआ है वो आपको इसमें गाइड करेंगे इन योर, दे विल सपोर्ट एंड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है. और सब्सक्रिप्शन का इसका ये वैलिड कब है, जब आप 2 ईयर प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो. 2 ईयर्स के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको ये कोच ही मिलते हैं. सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या है, प्लस के लिए दिस इज नॉट द प्राइस दैट यू हैव टू पे, यू जस्ट हैव टू पे दिस प्राइस यूजिंग माय कोड विच इज NDLive10 and you can avail 10% discount. This is the price, you don't have to pay this. This is the price after the discount if you use my code for Iconic. Batches would be starting from 12th of May, so this is the right time to apply for this subscription, guys. 1 year batch, 2 year batch and NCERT बैचेस. इसमें इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल तीनों ही भाषाओं में, मतलब इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा और बायलिंगुअल भी होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो आप स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज दैट इज गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म.
1 मई से स्टार्ट हो गई है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तीनों टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हो। सिर्फ आपको एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करना है NDLIVE10। ऑलराइट, लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया है। कॉम्बैट इंडियाज दिस इज इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें 4 करोड़ का पूल है, स्कॉलरशिप पूल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन है। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना है NDLIVE10 और आप इसको अवेल कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ये हर संडे होता है सुबह 11 बजे। इसमें टॉप 3 रैंकर्स को मिलता है 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन। 4 to 10 रैंकर्स को मिलता है 75% स्कॉलरशिप। 11 to 50 को 50%, 51 से 500 को 25%। Guys, this is not just a scholarship test. This is actually an assessment of your preparation. क्योंकि यहाँ पे all over the country students are taking up this test. तो जब आप इन बच्चों के साथ टेस्ट देते हो तो आपको पता लगता है कि where are you standing, so that you can put in all the hard work which is needed. अगर आप लैग कर रहे हो कहीं पर तो you can identify your position, right? आप देख सकते हो ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. If you are doing good in this combat, it means your preparation is on track. If you are not doing good, that means you have to boost up your preparation. You have to start working hard, right? So it is not just for the scholarship, it is for self-assessment also, I would call it. Must give है. You should give this every Sunday. चलिए. Now the next topic that we are going to discuss is soil management. अब हमने एग्रीकल्चर की बात की, हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हो सकता है. हम मिक्स क्रॉपिंग यूज कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं, सो दैट हम सस्टेनेबल, मतलब किसी तरह से हम जो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएं. उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल मैनेजमेंट. अगर हेल्दी सॉइल होगी तो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए की कॉम्पोनेंट है. अगर सॉइल ही हेल्दी नहीं होगी तो हम कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, राइट? तो हेल्दी सॉइल इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. दैट इज हेल्दी सॉइल along with water and nutrient produces healthy crop plants. सॉइल ही हेल्दी नहीं होगी तो कैसे बिना पानी और न्यूट्रिएंट के कैसे अच्छे प्लांट्स होंगे, हेल्दी क्रॉप्स होंगे, है ना? दैट आर लेस ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस. जिनमें कम बीमारियां, कीटाणु कम लगेंगे, कीट या जो सब चीजें लगती है ना क्रॉप्स में वो कम लगेंगे अगर सॉइल हेल्दी होगी तो. Accordingly, soil must be protected and nurtured to ensure long productivity and stability. लेकिन इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉइल बस हेल्दी होना जरूरी है. सॉइल को हेल्दी रखने के लिए हमें इसको काम भी करना पड़ेगा. उसके लिए we have to provide right kind of nutrition. We have to provide right kind of manure. खाद देना पड़ेगा सॉइल को सही तरीके से instead of the chemical fertilizers. ठीक है. Methods of protection including using cover crops. cover crop चाहिए होती है. Compost, reducing tillage, conserving soil moisture by dead mulches. This increases water hold capacity of the soil. ये सारे तरीके हम यूज कर सकते हैं सॉइल को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ बायोफर्टिलाइजर्स एंड देयर यूज इन एग्रीकल्चर. बायोफर्टिलाइजर्स भी बेसिकली क्या काम करते हैं? सॉइल को प्रोटेक्ट करने का ही काम करते हैं. उसके न्यूट्रिएंट को न्यूट्रिशन रिच करने का, एनरिच करने का काम करते हैं. फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इट इज एसेंशियल टू यूज रिन्यूएबल इनपुट्स. रिन्यूएबल इनपुट्स मतलब जो बार बार यूज हो सकते हैं. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर. ठीक, लेकिन फर्टिलाइजर्स केमिकल नहीं हो तो बेटर है. पेस्टिसाइड केमिकल नहीं हो तो बेटर है. नीम के फर्टिलाइजर यूज कीजिए, पेस्टिसाइड यूज कीजिए. फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर यूज कीजिए, है ना, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. विच कैन बेनिफिट द प्लांट एंड कॉज नो और मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट. और इस तरह का ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होने चाहिए या तो वो बिल्कुल भी, मतलब वो मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएं प्लांट को और ना के बराबर बिल्कुल डैमेज करें एनवायरमेंट को. सो व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? द डेफिनेशन इज बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स और माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल, जीवित, जिनमें जान है. ठीक है, जो कुछ भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के हो सकते हैं सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन. या तो वो अलग अलग यूज हो सकते हैं या फिर वो कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं. विच आर एबल टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. जो अपने, अब ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स होंगे तो सिक्रीशन भी होगा, तो उनका खुद का ऑर्गेनिक मैटर होगा. वो डेड होंगे तो भी वो काम करेंगे, हेल्प करेंगे. जब वो डिग्रेड होंगे तो सॉइल में, हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी ना, हमने साइकिल्स पढ़ी थी ना, हाउ आफ्टर द डेथ
डिग्रेडेशन के बाद वो सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं ना, राइट। तो इस तरह से कुछ फिक्सेशन का काम भी करते हैं। One of the energy efficient and pollution free method is to exploit the ability of certain microorganisms like bacteria, algae and fungi to fix atmospheric nitrogen, solubilize the phosphorus and decompose organic matter to oxidize sulfur in the soil. ठीक है, अब ये मैं बायोलॉजिकल साइकिल्स में आपको, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में आपको बता चुकी हूँ। सिंपल है, सबसे बढ़िया एफिशिएंट पोल्यूशन फ्री तरीका क्या है कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करें। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई तो क्या काम कर सकते हैं, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, वो फॉस्फोरस को इनटेक कर सकते हैं, दे कैन कंज्यूम फॉस्फोरस एंड दे कैन सॉल्युबलाइज, उसको सोल्यूट करने में, बेसिकली सोल्यूशन मतलब व्हाट डू यू कॉल, उसको मिक्स करने में हेल्प कर सकते हैं सॉइल के साथ, आई एम सॉरी। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड रिमेन्स हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द लीव्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उनको डिकम्पोज करेंगे तो उससे भी क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में मिल जाएंगे, वहां पर ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सल्फर है उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इन दी सॉइल, ठीक है। When they are applied in the soil, they enhance the growth and yield of crops. और जब इनको हम सॉइल में यूज करते हैं these organisms, तो मतलब ऑब्वियस है ना, ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो न्यूट्रिएंट रिच हो रहा है। जो कुछ भी काम करें, जो भी एक मैटर चाहिए होगा सॉइल को न्यूट्रिशन की फॉर्म में, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, अगर इनको हम सॉइल में इम्प्लांट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, तो वो डेफिनेटली जब न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, रिमेंबर एल्गल ब्लूम, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन वेस्ट मटेरियल की वजह से जब वो पहुंचता है पानी के सोर्स में तो क्या करता है, एल्गी मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इमेजिन करो ना, अगर सॉइल में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट जाएगा तो उससे क्या होगा, इट वुड एनहांस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, उसका क्रॉप ग्रोथ बढ़ेगी और यील्ड बढ़ेगी, साथ में सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, वो रिड्यूस नहीं हो रही, एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। दे आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर्स, एज आई टोल्ड यू। What are important biofertilizers? Let's look at some of the important biofertilizers, not all. कुछ मैं करा रही हूँ यहाँ पे डिस्कस, not all, but these are the most important ones that we have to understand. Rhizobium biofertilizer. Rhizobium कहाँ देखा था हमने? Remember, for nitrogen fixation. Leguminous plant roots में होता है, roots में होता है, roots में लगा होता है ये बैक्टीरिया, और क्या करता है, नाइट्रोजन जो पहुंचती है एनवायरमेंट से इन दी सॉइल उसको फिक्स करके पहुंचा देता है प्लांट के अंदर, राइट। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर्मिंग रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम प्लांट्स। सिम्बायोटिक मतलब डिपेंडेंट है रूट्स पे, तो ऐसे लेग्यूम्स ऐसे नोड्यूल्स बना देता है, नोड्यूल बने होते हैं, ठीक है। तो उसको भी सर्वाइवल हो रहा है, सिम्बायोटिक इज, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को दे रहा है, और जो लेग्यूम है, जो मतलब उनकी जो रूट्स हैं लेग्यूम प्लांट्स की, जो दालों की जो होते हैं उनके प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। द नोड्यूल बैक्टीरिया फिक्स मोर नाइट्रोजन देन नीडेड बाय लेग्यूम प्लांट एंड दी बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, एजोटोबैक्टर, ये भी हमने पढ़ा था, रिमेंबर, ये भी नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है। इफ यू रिमेंबर द बिगिनिंग वाली क्लासेस, शुरुआत की क्लासेस थी जो मेरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ये भी। Azobacter are aerobic free living nitrogen fixers. They grow in rhizosphere. ये rhizosphere मतलब, rhizosphere क्या होता है, जहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, उसको rhizosphere बोल दिया इन्होंने। तो ये यहाँ पे मिलता है फ्रीली, ठीक है। एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिकली, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये फ्री एनवायरमेंट में यहाँ पे मिल रहा है सॉइल में, और ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को जो एनवायरमेंट से आ रही है, एंड प्रोवाइड्स इट टू दी, मतलब वो सप्लाई होती है थ्रू इन वाइल मिक्सिंग इन दी वाटर विद द रूट्स, सप्लाई हो जाती है टू दी योर प्लांट्स, ठीक है। एंड मेक इट अवेलेबल टू द पर्टिकुलर सीरियल्स, कुछ सीरियल्स को ये प्रोवाइड कर देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी और साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टोक और एनाबेना आर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स which are also capable of atmospheric nitrogen fixation, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी इसका काम करती है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फ्लडेड राइस फील्ड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी सर्व्स एज नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर, और जो पानी से भरे हुए जो पैडी फील्ड्स होते हैं ना, राइस फील्ड्स होते हैं, उसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का काम करती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रही है, ठीक है। नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर। एजोलो बायोफर्टिलाइजर्स, इट इज
a water fern inside which grows a nitrogen fixing blue green algae anabaena. ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन. तो एजोला क्या है, एक वाटर फर्न की तरह है जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी होता है एनाबेना. इट कंटेन्स 2 to 3% नाइट्रोजन व्हेन वेट. और जब ये वेट होता है, गीले उसमें होता है, तो ये 2 से 3% नाइट्रोजन इसको ये होती है इसके पास. इट कंटेन्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल. और ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोड्यूस करता है. लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक, अब हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर देख लिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. फिर हमने सॉइल मैनेजमेंट देखा. फिर हमने देखा कि व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स दैट कैन बी यूज्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स बेनिफिट्स. ये भी एक तरह का क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का फॉर्म है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी विद द handwriting guys. चलो. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. आई एम सॉरी. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है विच अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं होता है इसमें. अवॉइड करता है कंप्लीटली पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली किस पे रिलाई करती है, क्रॉप रोटेशन, ताकि खुद से सॉइल अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको फुलफिल कर पाए. क्रॉप रेसिड्यूज जो डिकम्पोज होके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करें सॉइल को. एनिमल मैन्योर्स जो कंपोस्ट वगैरह होता है उसमें. लेग्यूम्स, आई टोल्ड यू, क्योंकि वो फिक्स करते हैं न्यूट्रिशन. ग्रीन मैन्योर, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट जो खेतों से जो कैटल वेस्ट आता है उससे. बायो फर्टिलाइजर्स एंड मैकेनिकल कल्टिवेशन, मिनरल बियरिंग रॉक्स. इस तरह के रॉक्स अगर आसपास हैं तो उनसे भी जिनसे मिनरल्स सॉइल में जा सकते हैं. टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी, टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कंट्रोलिंग वीड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट. इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इट हेल्प मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी. क्योंकि क्या कर रही है, सॉइल प्रोडक्टिविटी को करने के लिए उसके बाद प्लांट में न्यूट्रिएंट जाएं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो सके किसी तरह से, ये सब कोशिश इसके थ्रू की जाती है. ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिकली. जितने भी तरह के हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है. लाइक ग्रेन्स, मीट, फाइबर सच एज कॉटन, जूट, फ्लावर्स एटसेट्रा. इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रिएट्स अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर जनरेशंस टू कम. क्योंकि ये नुकसानदायक कम है, इट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट. बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड के. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइंस इन इटसेल्फ व्हिच कैन बी लर्नड इजीली बाय अ कन्वेंशनल फार्मर. तो जो पुराने खेती करने वाले लोग हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं. ये ऐसी साइंस है, ये बहुत टेक्निकल नहीं है. इट हैज बीन फाउंड दैट बाय स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग द कन्वेंशनल फार्मर कैन ऑल्सो रिड्यूस इस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 25%. इमेजिन, अगर एक कन्वेंशनल फार्मर जो एक किसान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेगा तो वो लगभग 25%, 25% तक प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग. जो कन्वेंशनल फार्मिंग में कॉस्ट लगती है, जो प्राइस लगता है, उससे कंपेयर करके आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा महंगे हैं क्योंकि इनकी फार्मिंग बहुत सीमित है. अभी अभी बहुत ज्यादा फार्मर्स को यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये बहुत महंगे हैं. सिक्किम, ऑन दैट नोट आई वुड टेल यू, सिक्किम इज द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जहां पे फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है. दिस इज एलिमिनेट द यूज ऑफ एक्सपेंसिव. कैसे होता है ये? दिस इज बाय द एलिमिनेशन यूज ऑफ एक्सपेंसिव सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन अप टू 50%. ठीक है. इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड अप टू 5 folds. तो एक तो ये एक्सपेंसिव सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहा है. इससे बहुत ज्यादा हो सकता है कि अगर न्यूट्रिएंट रिच होगी, कंपोस्ट डालेंगे तो पानी रिटेन करता है वो, तो सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा. पानी ज्यादा नहीं जाएगा खेतों में तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. ठीक है. और क्रॉप यील्ड भी कम से कम 5 गुना ज्यादा हो सकता है अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स हेल्दी सॉइल दैट आर टीमिंग विद लाइफ एंड रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, इट विल हैव हेल्दी सॉइल जो कि हेल्दी क्रॉप्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स पहुंचाए जाएंगे जो कि
लोगों तक पहुंचेंगे और इसको यूज किया जाता है फॉर डेकेड्स टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट बीइंग गेटिंग एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट कंज्यूमर्स मोर मनी देन नॉन ऑर्गेनिकली। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ज्यादा यील्ड नहीं होगी, कम होंगी, तो पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है इनिशियली, लेकिन ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो उससे लोगों को पैसा भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ this is, I think, the last, maybe the last or second last topic of the topic, vermicompost. This is one type of a compost that can be created. Composting is appropriate technique for efficient recycling of animal waste, crop residue और agriculture waste. किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट बनाया जा सकता है थ्रू वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इज बेसिकली द कंपोस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म, एज यू ऑल नो, आर नोन एज एग्रीकल्चर या फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस जो सॉइल है उसको रोटेट करते रहते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं टू एयर, न्यूट्रिएंट्स है ना, वो डिसॉल्व करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू मैन्योर इज चीफली माइक्रोबायोलॉजिकल। किसी ऑर्गेनिक मैटर को, ये आई थिंक मैं पिछली क्लास में कहीं पे मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड माइक्रोबायोलॉजिकल तरीका होता है ये, मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स यूज होते हैं इसमें। तो अर्थवॉर्म्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। अर्थवॉर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थवॉर्म्स एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट, अर्थवॉर्म्स के थ्रू जो कंपोस्ट बनता है उसी को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यूज। इसको किसी भी तरह के जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे बनाया जा सकता है, लाइक द एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ड्राई ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक सोरगम, स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, आफ्टर फीडिंग कैटल, किसी तरह से भी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना उससे इसको बनाया जा सकता है। इम्प्लांट किए जाते हैं वहाँ पे अर्थवॉर्म्स, जो उसको कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं, सिक्रीट करते हैं, उसमें अपना सिक्रीशन, वही सिक्रीशन होता रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, और रोटेट करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं, तो फाइनली द कंपोस्ट इज फॉर्म। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, यस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम ऑर्गेनिक मैटर पे शिफ्ट कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, वी आर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। इट इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे टू कंट्रोल पेस्ट विच इज केयरफुली डिजाइंड, बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। इस अप्रोच में हर क्रॉप एंड द पेस्ट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ वन इकोलॉजिकल सिस्टम। एक इकोलॉजिकल सिस्टम का उसको पार्ट मान के चला जाता है, उसको सेपरेट करने के लिए हार्श चीजें यूज नहीं की जाती, मतलब ये देखा जाता है कि ठीक है डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्रॉप एंड इट्स पेस्ट आर इवैल्यूएटेड एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम। द एम ऑफ IPM इज नॉट टू इरेडिकेट द पेस्ट पॉपुलेशन कंप्लीटली। इसका एम जो है कंप्लीटली पेस्ट इरेडिकेशन नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्रॉप डैमेज ना हो, कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नुकसान हो जाए, उस सीमा तक इसका डैमेज ना हो। जिसमें किया क्या जाता है, फार्मर्स मॉनिटर द फील्ड एंड व्हेन दे फाइंड, फार्मर्स रेगुलर अपनी फील्ड की मॉनिटरिंग करते हैं, और जब वो देखते हैं कि द पेस्ट लेवल फाइंड द पेस्ट लेवल टू अ हाई इनफ, कि अब इतना ज्यादा हो गए हैं पेस्ट, तब पहले वो बायोलॉजिकल मेथड, कैन बी नीम पेस्टिसाइड और दीज पेस्टिसाइड जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, या फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कंट्रोल यूज कर सकते हैं, खेती की कोई प्रैक्टिस इस तरह की जिससे उसको रिड्यूस किया जा सके वो करें। अगर वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं तब थोड़ा अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज यूज, वेरी स्मॉल अमाउंट, मोस्टली इंसेक्टिसाइड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जो कि जनरली प्लांट से ही आए हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड को यूज किया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस टेक्निक इज यूज्ड। That is it for the class today, guys. That was all that I had to tell you. Thank you so much. We'll see you tomorrow at 12 p.m. again, then 8 p.m. and I'll have a class on YouTube. And I'll have a class at 5 p.m. on Unacademy app. इसको फ्री क्लास को अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय फॉर नाउ।